जो उनके घर परिवार के लोग होंगे, उनके जो रिश्तेदार होंगे 10, 20, 50, उन्हीं लोगों के साथ खाने पीने का कार्यक्रम होगा। खैर, यहाँ आने के बाद बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब आए हैं तो हमारे प्रांतीय संगठन सचिव जी ने अनुरोध किया कि कुछ चर्चा हो जानी चाहिए। हमने कहा आप ऐसी परिस्थिति में चर्चा कर रहे हैं जहां एक तरफ लोगों के खाने के लिए मन में एक उल्लास भरा हुआ है, एक उत्साह भरा हुआ है कि मुझे बहुत जल्द ही पूरी पकवान, मिठाई, सब्जी, चटनी, अचार मिलेगा और उसको हम बड़े चाव से खाएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये जो तिरही का कार्यक्रम है, आप लोग इस पर चिंतन करिए और बताइए कि जब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है और जीवन और मौत से जूझ रहा होता है, तो क्या उस समय हम पूरी मिठाई खाने के लिए इतने उतावले रहते हैं? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं उतावले रहते हैं। उस समय इतना आपको गम रहता है, शोक रहता है कि कोई भी इस तरीके का खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। चाहे आपके इष्ट मित्र आवे, चाहे आपके रिश्तेदार पधारें, वो आपको कोई भी पूरी पकवान लेकर आए, लेकिन आपका अपने घर के उस व्यक्ति के प्रति संवेदना को देखते हुए खाने का मन नहीं करता है। तो हमारा आज आप लोगों से सवाल है कि जब आपके परिवार के मुखिया इस समय नहीं है और उनके लिए जिस तरीके से आप लोगों ने उनका सेवा सत्कार किया था, उनके लिए काम किया था, दवा कराया था, उपचार कराया था, तो आप लोगों के मन में आज कैसे ये भाव पैदा हो गया? जितने भी हमारे भाई बंधु बहन बच्चे सब यहाँ पर आए हुए हैं, सभी से मेरा ये सवाल है कि जब अपने घर का कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता है, विदा हो जाता है, तो कैसे हम लोगों के हृदय में ये बात आती है कि हमें पूरी पकवान और मिठाई खाना चाहिए। आज आप बताइए कि जिस परिवार की वो पत्नी विधवा हुई होगी, किसी भी परिवार में जब तिरही का ये जो परंपरा चल रही है, ये समाज के लिए जो नासूर बनी हुई है, चाहे हमारे जवान बच्चे मरे, जवान बेटी मरे, बहू मरे, माता पिता मरे, लेकिन सभी के इंतकाल के बाद पूरी खिलाना, घाट पर मिठाई खिलाना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के मन में खाने की बात जो आती है वो क्यों आ जाती है? क्या हमको जरा से भी लज्जा नहीं आती है कि आज यहाँ जो खाने वाले लोग आए हुए हैं, उस परिवार की पत्नी जो विधवा हुई है और वो बच्चे जो अनाथ हुए हैं, जो बिना माता पिता के हुए हैं, वो अपने घर में किस तरीके का रुदन क्रंदन कर रहे होंगे, उनके मन में कितना कष्ट होगा, दुख होगा कि आगे आने वाले दिनों में हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हमारा संरक्षण कौन करेगा, आगे हमको आगे जीवन जीने की शैली कौन बताएगा, तमाम जो आपत्ति विपत्ति आती है उन परिस्थितियों से निकलने के लिए कौन उपाय बताएगा। इन सब बातों को, उनके दुख और सुख को सोच करके किस तरीके से दुखी होंगे। लेकिन एक तरफ हम लोग यहाँ आकर के तिरही का लब्बो-लुआब भोजन लेने के लिए आए हुए हैं और पेट भरने के लिए आए हुए हैं। ये पेट पापी ऐसा है कि अगर तिरही का भोजन नहीं खाएंगे तो लगता है कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए। अरे साथियों, इतना तो चिंतन करिए कि हमारी बहन बेटी, हमारे समाज के भाई, ये कोई न कोई रिश्ता होता है जो आज आप इस दरवाजे पर आए हुए हैं और यहाँ आकर के उन परिवार के लोगों को दुख के घड़ी में शोक संवेदना व्यक्त करना चाहिए, न कि पूरी मिठाई खाने के लिए लालायित होना चाहिए। मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ कि आज अगर पूरी पकवान खाकर जा रहे हैं, कल उनके बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाएंगे, उनके पास किताब कॉपी नहीं रहेगा, फीस नहीं रहेगा, मेडिकल की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो क्या आप पलट करके आएंगे और पूछेंगे कि आप लोगों ने तिरही में 1 लाख रुपया खर्च किया था और बहुत हम लोगों को पूरी पकवान खिलाया था, तो आज आपके पास फीस भी ना हो, आप कोई बीमारी से ग्रसित हो या अचानक कोई परेशानी आ जाए, तो हम आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं। जब भी हमारी जरूरत पड़े आप लोग हमें बताइए। इतना पूछने के लिए कोई आता है? क्यों आप लोग बताइए, कोई आता है? आप लोगों से मेरा सवाल है, यहाँ जो बैठे हैं,
कोई दोबारा पूछने जाता है, जिस परिवार में मिट्टी हो जाती है तो रही खाने तो लोग जाते हैं, परिवार में बाद में पूछने भी जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2-4 रिश्तेदारों को छोड़ करके कोई नहीं जाता है पूछने के लिए। तो इतने हम स्वार्थी कैसे हो सकते हैं, इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं, इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं कि हम मृत्यु भोज खा करके अपने समाज में एक अभिशाप पैदा कर रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए अभिशाप है, एक कोढ़ है, एक पाप है। आपको जानकारी होना चाहिए कि राजस्थान में सन 1860 में मृत्यु भोज के बहिष्कार के लिए एक सरकारी कानून बना था और अभी वहां की सरकार ने उसको लागू कर दिया है। अब राजस्थान में अगर कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर FIR होती है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। ये चीजें आपको, जब तक आपको कानून के दायरे में लाया जाए, बेहतर तो ये होगा कि आप अपने आप उसको छोड़ दीजिए। मेरा एक सवाल और आप लोगों से है, एक भैंस है, भैंस का बच्चा जिस दिन खत्म हो जाता है तो भैंस क्या चारा खाती है? मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग बताइए, क्या चारा खाती है? बिल्कुल नहीं खाती। आप लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं, बोलिए चारा खाती है नहीं खाती है? हाथ उठाकर बताइए, खाती है? बिल्कुल नहीं खाती है। तो जब एक जानवर जो विवेकहीन है वो अपने बच्चे के मर जाने के बाद भोजन नहीं करती है, तो आप लोग कैसे आए हुए हैं भाई यहाँ पर तिरही का भोजन करने के लिए? आप लोग आए हैं तो ये शोक संवेदना व्यक्त करिए, पुष्पांजलि अर्पित करिए और पुष्पांजलि अर्पित करके उस परिवार के प्रति ये संवेदना व्यक्त करिए कि कभी आपके ऊपर कोई परेशानी न आवे, दुख न आवे। अगर कोई परेशानी आती है तो हम जिस लायक है, हमारी जो हैसियत है, उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे आपकी मदद करने के लिए। यदि ये 2 शब्द आप उस परिवार के बच्चों को, उनके पत्नी को देकर जाएंगे, व्यक्त करके जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी सुकून महसूस होगा और उस परिवार को भी सुकून महसूस होगा। साथियों, बड़ी विडंबना है कि प्राचीन काल की परंपराएं रही हैं, जिस व्यवस्था को सैकड़ों साल, हजारों साल से आज हम लोग ढोते चले आ रहे हैं। बहुत नजदीक जाकर के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले जब अंग्रेजी हुकूमत थी, तो 100 साल पहले आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जब अंग्रेजी हुकूमत आई है और मिशनरी कॉलेज खुले हैं, तो उसमें पढ़ने लिखने की आपकी व्यवस्थाएं मिली। उन्होंने सबको पढ़ने लिखने के लिए छूट दिया। क्यों बाबूजी? ये ईसाई मिशनरी कॉलेजों में ही पहले पढ़ाई करने का अधिकार मिला, या इस व्यवस्था को जिन लोगों ने बनाया था उन लोगों ने भी आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया था? बिल्कुल नहीं दिया था। तो उस व्यवस्था को हम ढो रहे हैं, जिस व्यवस्था के मानिंद लोगों ने, जिस व्यवस्था के पुजारियों ने हमको, हमारे बच्चों को, हमारे पूर्वजों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं दिया, तो हम उस व्यवस्था को क्यों ढो रहे हैं? उस व्यवस्था के तहत आपको पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन आप उस बेड़ी को तोड़ करके आज अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS बाबू हो रहे हैं। तो जब उस व्यवस्था को आप तोड़ सकते हैं जहां आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो इस व्यवस्था को आप क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? हो सकता है वो व्यवस्था आपके पूर्वजों ने परिस्थिति बस मान लिया हो और उसको करते चले आए, पढ़े लिखे नहीं, उनको उतना दबाव रहा होगा समाज का या उन पंडित पुजारियों का, जिन लोगों ने इस व्यवस्था की स्थापना किया। तो आज तो आप लोग जानकार हो गए हैं, तो अपने से कमा खा रहे हैं, फिर ऐसी सड़ी गली व्यवस्था को क्यों ढो रहे हैं भाई? आज यही पैसा बचा करके जो हजारों रुपया, लाखों रुपया ये खर्च करेंगे, कल अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो इस परिवार का उद्धार होगा, इस परिवार का विकास होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यही हरिसेनगंज में एक बार कुर्मी महासभा की बैठक थी। हम लोगों ने उस बैठक को आयोजित किया था और वहां पर एक सज्जन आए और उन्होंने बताया कि जब पॉलिटेक्निक में हमारा एडमिशन हुआ तो हमने कहा बाबूजी 12,000 रुपया लगेगा एडमिशन के लिए, हमको दे दीजिए। तो उनके पिताजी ने नहीं दिया और वो एडमिशन नहीं करा पाए, प्रवेश नहीं दिए पॉलिटेक्निक में, और बाद में जाकर के BA किए, MA किए और उसके बाद जाकर के नौकरी के लिए प्रयास किए। तो हम, और उन्होंने ये भी बताया कि 6 महीने बाद ही बगल में 10 बिस्वा खेत बिकाऊ था और लाखों रुपया खर्च करके हमारे पिताजी ने उस खेत को खरीद लिया, लेकिन हमको पढ़ने के लिए पैसा नहीं दिया। तो साथियों, ठीक है, प्रॉपर्टी बनाते हो आप लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए आप लोग सपना देखते हैं, सपना सजोते हैं, तो क्यों ना उनको पढ़ा लिखा करके आगे भेजा जाए। ऐसी ये फिजूल खर्ची हो रही है, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए।
आज हमने एक और परंपरा देखा है कि आज बच्चों के बर्थडे मनाने के, जन्मदिन मनाने की बड़ी परंपरा मजबूती के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। होड़ मची हुई है। होड़ ये मची हुई है कि हमारा पड़ोसी अगर डीजे पर लगा करके अपने बच्चे का जन्मदिन किया और 200 लोगों को, 400 लोगों को बुला करके खाना खिलाया, लाखों रुपया खर्च किया, तो हम चाहे 10 बिस्वा खेत गहन रख करके लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया ला करके हम उस अपने बच्चे को जन्मदिन मनाएंगे और लगातार 5-7 साल तक मनाते रहते हैं। तो सोचिए कि पिछले 5-7 सालों में आप अपने बच्चे का जन्मदिन मना करके कितना रुपया खर्च करते हैं। शायद वही पैसा बचा करके आप अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए रखते, और जब आपका बच्चा 5 साल के बाद पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, स्कूल में जाने लगे, तो उस पैसे को खर्च करें, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा उस पैसे से पढ़ करके आगे बढ़ जाएगा और आपके परिवार का भी विकास हो जाएगा। साथियों, इतना ही नहीं, हम जब पढ़ाई की बात करते हैं और अपने बच्चों की बात करते हैं तो ये भी देखते हैं कि हमारा बच्चा कितना जन्मदिन मनाने से खुशहाल है, कितना नहीं खुशहाल। अरे उसका जन्मदिन है तो आप उसके लिए एक सेट कपड़ा ला दीजिए, वो जो खाना पीना चाहता है उसको ला दीजिए, उसको किताब कॉपी ला दीजिए, मुश्किल से 1000-2000 रुपए में आपका काम चल जाएगा और घर भर पूरी पकवान भी बना के खा सकते हैं, खुशहाली भी बना सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि जिन लोगों ने 50-50 हजार रुपए, लाख रुपए खर्च करके लगातार 5-7 साल तक बच्चे का जन्मदिन मनाया, उन्हीं लोगों ने अपने बच्चे के 5 साल पर होने के बाद प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया और नर्सरी और कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं भेजा, और जाकर के कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे बच्चे के पास किताब कॉपी नहीं है, हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकते अंग्रेजी स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, हमारा बच्चा गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। तो मेरा उन्हीं साथियों से निवेदन है कि आप जन्मदिन न मना करके बहुत रुपया उनके ऊपर 1,50,000 में खर्च करके उस पैसे को बचाइए, बैंक में रखे और अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, क्योंकि जब आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होगा और आपके परिवार का एक चिराग जलेगा जो आपके परिवार के गौरव को बढ़ाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे के जन्मदिन मना करके सारा पैसा यहीं खत्म कर देते हैं और प्राइमरी में भेज कर पढ़ाते हैं। आप लोग सोचिए कि जो लड़का कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहा है और जो लड़का प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहा है, दोनों की प्रतियोगिता कराई जाएगी तो क्या दोनों आगे बढ़ पाएंगे, उस प्रतियोगी परीक्षा को पास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने वाला लड़का अंग्रेजी के माध्यम से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज्यादा समझदार होगा, और प्राइमरी में पढ़ा लिखा लड़का कम पढ़ा लिखा होगा, कम जानकार होगा। पहले की बात छोड़ दीजिए, हम लोग भी प्राइमरी में ही पढ़े हैं, तब कॉन्वेंट स्कूल नहीं हुआ करते थे और कहीं इक्का दुक्का हुआ करते थे, लेकिन आज कॉन्वेंट स्कूलों की भरमार है और प्राइमरी स्कूलों में वही बच्चे जा रहे हैं जो बच्चे अपने, उनके माता पिता उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, सुविधा नहीं दे पाते हैं, गाड़ी नहीं दे पाते हैं, बस का किराया नहीं दे पाते हैं, वही बच्चे प्राइमरी स्कूलों में जाकर के पढ़ रहे हैं। इस तरीके से हमारे देश में 2 तरह की पर्सनालिटी खड़ी हो रही, 2 तरह के नागरिक बन रहे हैं, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, एक प्राइमरी में पढ़ा हुआ बच्चा। आज जब IAS PCS का इंजीनियर और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, IAS PCS का एग्जाम होता है, तो अंग्रेजी मीडियम से प्रोफेसर जो होते हैं अंग्रेजी मीडियम से पेपर बनाते हैं, अंग्रेजी मीडियम के सिलेबस से पेपर बनाते हैं, और हिंदी मीडियम धरा का धरा रह जाता है और हिंदी मीडियम के बच्चे कम सिलेक्टेड होते हैं, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। तो मेरा आप लोगों से यह अनुरोध है कि इस तरीके के कार्यक्रम और फिजूल खर्ची पर आप लोग लगाम लगाइए। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए चाहे कर्ज लेना पड़े तो निश्चित रूप से कर्ज लीजिए, लोन लेना पड़े तो सरकार से लोन भी लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप आगे आइए। एक मीठी खाना कम खाना पड़े तो निश्चित रूप से उपवास कर जाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए हमेशा दिन रात तैयार रहिए। जिस दिन आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दिल खोल करके तैयार हो जाएंगे और उनके लिए 1 घंटा समय सुबह शाम देने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे को आगे पास होने से और सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई फेल नहीं कर सकता है। साथियों, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, अभी मैं बता ही रहा था कि लोगों के पेट में चूहे कूद रहे हैं और खाने के लिए उतावले हैं, ये बात उनको अच्छी नहीं लगेगी, उनके घर में भी ये परेशानी आएगी, इस तरीके की घटना घटेगी, तो वो लोग भी इसी तरीके का महफिल जुटा करके तेरही खिलाएंगे, पूरी पकवान खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। कितनी ग्लानि होती है कि जिस परिवार के बच्चे, जिस परिवार की बहू, जिस परिवार की बेटी, जिस परिवार की पत्नी, जिस परिवार के लोग इतने दुखी हों, क्या
हम लोगों की इच्छा ऐसे परिवार में जा करके पूरी पकवान खाने की होती है? अगर होती है तो निश्चित रूप से हम पशुवत सामाजिक जीवन जी रहे हैं। हम अपने समाज को वैश्विक की ओर नहीं ले जा रहे हैं, आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग संकल्प लीजिए। मैं पिछले 10 सालों से 10 या 15 सालों से मैं कहीं भी इस तरीके के कार्यक्रम में जाता हूं तो भोजन नहीं करता हूं। कई बार मेरे पढ़े लिखे साथी आते हैं और कहते हैं कि मास्टर साहब आप चलिए भोजन कर लीजिए। मैं कहता हूं कि मेरे मन में इस परिवार के प्रति शोक संवेदना है, दुख है, कष्ट है, मैं भोजन नहीं कर सकता हूं। मेरा अनुरोध है कि आप भी मेरा साथी बनिए और मेरे साथ आप भी भोजन न करिए। और आपको भोजन करने की इच्छा है तो आप अपने घर पर जाकर के बनवा कर पूरी पकवान खाइए। यहाँ नहीं खाएंगे तो क्या आपका काम नहीं चलेगा? तो तमाम साथी आज ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसी तरीके से तमाम लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए और तमाम लोग आज तेरही भी नहीं कर रहे हैं और तेरही में जाते हैं तो यही पुष्पांजलि अर्पित करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके चले आते हैं, सुख प्रकट करके चले आते हैं, दुख प्रकट करके चले आते हैं, भोजन नहीं करते हैं। साथियों, बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा। आज एक चर्चा आपके सामने छोड़ करके जा रहा हूं। भारतीय कुर्मी महासभा उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में साहू जी महाराज के नाम से पुस्तकालय खुलवा रही है हर जिले में। अभी कल बाबू बसंत लाल पटेल महाविद्यालय अतरौरा में, प्रयागराज में राजर्षि शतपथ साहू जी महाराज के नाम से पुस्तकालय खोला गया और उस पुस्तकालय में उन बच्चों को भी पढ़ने के लिए सुविधा दी जा रही है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और शहरों में जाकर के कोचिंग नहीं कर सकते हैं। वो बच्चियां जो शहरों में जाकर के कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनको भी वहाँ पढ़ने लिखने की सुविधा दी जा रही है और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद की जा रही है। तमाम हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर साथी ऐसे बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए लगातार तैयार हैं। जहां भेजा जाता है वहां जाने के लिए तैयार हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी परिस्थितियों में आप भी अपने घर से शुरुआत करिए। अभी इन्होंने बताया पिछले साल 5 जून को हमारे पिताजी का देहांत हुआ।